बहुत कीमती है। अब मैं आपको बता दूं पहले, सॉरी, अभी हमें जो पढ़ने हैं टोटल, मैंने एक लिस्ट बनाई है, 6 से 7 चैप्टर पढ़ने हैं अभी मुझे। तो मुझे कितना लगेगा टीच करने में वो बता देता हूं, और आपके पास कितना समय है वो आप देख लेना। और ये वो समय है जब मैं बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा। फ्लूइड पढ़ने में हमें लगेगा 6 से 7 क्लास, 6 to 7 क्लास से कम नहीं लगेगा। साढ़े बड़ा टॉपिक है। थर्मल प्रॉपर्टी टीपी, ये भी 6 से 7 क्लास। थर्मोडायनेमिक्स ये भी 6 से 7 क्लास। केटीजी ये भी 6 से 7 क्लास। ऑसिलेशन एंड वेव ये भी 6 से 7 क्लास। तो अगर हम 6 क्लास मान के चलें तो 1 2 3 4 5 कितने, 7 है ना, 7 6 42। ओहो, और गोल्ड प्ले ठीक है। तो लगभग 42 क्लासेस हमें लगेंगे सिलेबस को कवर करने में, न्यू सिलेबस। हाँ, अब टाइम देख लेना, नवंबर शादियों में खत्म, 20 खत्म, तो 10 डेज। मैं तो गया भी नहीं, सोचो मेरे कल मेरे दोस्त का सगाई था, वीडियो कॉल पे देखा बस में। हाँ, मैं नहीं गया था, लखनऊ में था, मैं कैसे जा सकता था। हाँ, दोस्त गए। 10 दिन नवंबर में है, दिसंबर में 30 दिन, डेज बता रहा हूं, क्लासेस नहीं, जैन में 30 दिन, ठीक है। और देख लेना तुम लोग स्कूल से रोल आउट हो जाएगा, बहुत लिबरल अगर स्कूल जाएंगे तो फैब में खत्म करके एग्जाम, और 15 से 20 फैब में 12 चालू कर देंगे। कुछ जगहों पे 15 जनवरी से, कुछ स्कूलों में 15 जनवरी से 12 चालू हो रहा है, आपको पता है बात? नहीं पता ना। 12th ऑफ जैन से कुछ स्कूलों में, 12th और 15 से, क्योंकि 1 से लेकर 5 दिल्ली का स्कूल है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, जो रमेश नगर में पढ़ता है बच्चा, उसने बताया था, नोटिस मैंने पढ़े। तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में उसका पूरा पेपर हो जाएगा। तो अगर हम दिन देखें तो हमारे पास 70 डेज है। क्या है? 70 डेज। मैं 12 6 भी नहीं, 4 ही होंगी अभी तो क्लासेस, मतलब मेरे पास जो क्लासेस हैं 24 और 26 क्लासेस केवल। कितनी कितनी चाहिए? 42। कितनी है मेरे पास? जस्ट हाफ, उसका हाफ। ऊपर से यूटी टर्म रुकता रहता हूं मैं, एक महीने ग्रेविटेशन ही चल रहा है। तो ये 26 और इसको मैच करना सबसे बड़ा पहला हर्डल। दूसरा, ये तो न्यू चैप्टर है ना, ये तो न्यू चैप्टर है। ओल्ड कहां गया? ओल्ड कहां गया? ओल्ड याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन बताओ। नहीं याद है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं याद है ना? तो पुराना भी करना है। तो अब तुम क्या करोगे? मैं बता रहा हूं इसका सोल्यूशन मेरे पास है, टेंशन ना लो, ये मैंने सोल्यूशन रखा है। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये होगा कि एक तो आपको सभी को कॉमन स्कूल ऑफ लेना है। दूसरा, शेड्यूल्ड ऑफ होते हैं स्कूल में, सैटरडे होता है, संडे होता है, विंटर वेकेशन होता है, राखी बैसाखी दिवाली पॉल्यूशन छुट्टी जो भी है, उन छुट्टियों में आपको कॉमन छुट्टियां करनी पड़ेंगी, ताकि मैं 2 घंटे से 3 घंटे एक दिन में क्लास लेके कोई चैप्टर को हम वाइंड अप कर सके। अगर हमने वाइंड अप नहीं किया, नवंबर या दिसंबर के मिड में सिलेबस अगर दिसंबर पूरा पकड़ लो, तो मैं रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, और उसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक होगा कि फिर कुछ याद नहीं आएगा पेपर में, और फाइनल में मार्क्स गिर जाते हैं। इसलिए फाइनल में बच्चे पास भी नहीं होते हैं, ऐसा हाल है। इसलिए अब वेकअप कॉल है। नहीं, देख लो ना, लिख तो दिया मैंने, आपके पास 70 दिन है। 70 दिन अगर आप इनको पढ़ते भी हो, खुद से भी तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे? ये तो 6 दिन मैंने टीचिंग के लिए बोला ना कि मैं 6 दिन लूंगा, 42 डेज में होंगे। तुम्हारा भी तो पार्ट है रिवीजन लर्निंग टेस्ट, रिवीजन लर्निंग टेस्ट, और पुराने 9 चैप्टर, पुराने 9 चैप्टर। हर चैप्टर को कम से कम 3 दिन तो लोगे ना रिवाइज करने के लिए, या 2 दिन में कर लोगे? इतने सुपर टैलेंटेड तो कोई नहीं हो सकता है, सबको 3 दिन तो चाहिए कम से कम। तो 27 दिन तो पुराने के लिए चाहिए, है ना? अगर मैं भी रिवाइज करूँ, मेरे को भी 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा एक चैप्टर को रिवाइज कराने में, ठीक है? थोड़ा सा अब सीरियस नहीं, सुपर सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो पास नहीं होंगे। नंबर तो छोड़ दो यार, अच्छे नंबर का तो हम बाद में बात करेंगे। और ये समस्या केवल इसी के साथ नहीं है, यही समस्या आपकी केमिस्ट्री, यही समस्या आपकी बायो, और यही का समस्या आपकी मैथ्स में होगी। जो सबसे बड़ी चैलेंज पता क्या होती है? रिवीजन। एक बार तो पढ़ लेता सिलेबस सब लोग, मान लो मैथ्स में सिलेबस हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट, है ना, खत्म ही हो गया, 1-2 चैप्टर बाकी है, सिलेबस तो हो गया मैथ्स में। उसके बाद जो पुराने चैप्टर जो पढ़े उसको क्या करो? रिवाइज, क्योंकि भूलता भी तो इंसान। मैथ्स में तो जितना क्वेश्चन लगा उतना कम है, क्वेश्चन चेंज हो गए, ट्विस्ट होके आ गए, तो फिर
आओ, है ना, बैठो वहाँ वो बैठा, वो जगह दे दो या चलो। तो अब हम शुरू करते हैं। तो एक भी क्लास मत मिस करो अब प्लीज, थोड़ा सा अरेंज करो। अब पुष्कर आया, मैं पुष्कर तुमको फिर बताऊं मैं, सुनो तो मैं नहीं लेकिन ये एलन जाता है ना, इसको बताना पड़ेगा, टाइम नहीं है हमारे पास ना। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना पुष्कर। देखो 6 दिन ही है हमारे पास, ये सारे नए नए चैप्टर करने हैं हमें, ठीक है। अब मैं नहीं बता रहा फिर से इतना फिर से। चलो हेडिंग डालो फ्लूइड मैकेनिक्स, हेडिंग डालो फ्लूइड मैकेनिक्स। पहले 5 टॉपिक आपको इसलिए बताया गया ताकि आप 9th को रिवाइव कर पाओ, ठीक है। जैसे फ्लूइड, एनीथिंग दैट फ्लो, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। फिजिक्स की 2 ब्रांच होती हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो फ्लूइड रेस्ट पे हो, जैसे पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। हाँ फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर फ्लूइड मूव कर रही है उससे बनने वाले फिजिकल फेनोमेनन, उससे बनने वाले फिजिक्स के लॉ, उसकी जब हम स्टडी पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। थ्रस्ट, हाँ जी थ्रस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड के द्वारा परपेंडिकुलर फोर्स लगाना उसके सरफेस पे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना उसके सरफेस पे। ये फोर्स है, ये एरिया है, ये फोर्स है, ये एरिया है, ये फोर्स है, ये एरिया है। इनके बीच में जो 90 डिग्री बनता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कुछ और नहीं है तो फोर्स ही, बट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। सिंपल, पहला पेज डन। यहां पे एक चीज सिखाई गई है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, दैट इज 10.1, फिगर नंबर 10.1, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे समझा कि अगर कोई लिक्विड रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों है वो उसको समझाने के लिए आपको देखना। एक कंटेनर है, आप ध्यान दीजिएगा, हम एज्यूम करते हैं कि यहां पर एक वाटर का ड्रॉपलेट है या लिक्विड का ड्रॉपलेट है, और हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है वर्टिकल तो लगा, देखो वर्टिकल होगा तो वैसे इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये वर्टिकल फोर्स लगाता है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर या ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है अगर वर्टिकल फोर्स लगाता है तो इक्विलिब्रियम में तो इक्वल एंड अपोजिट इसको रिएक्शन मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको ये बात साबित करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हॉरिजेंटल फोर्स ले लिया। क्या ले लिया? अरे सॉरी, इंक्लाइन फोर्स ले लिया। क्या लिया? इंक्लाइन फोर्स। हमने कहा चलो इंक्लाइन फोर्स लगा रहा है OF, इसमें लिखा है ना OF, इंक्लाइन फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर। तो सरफेस जो है इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर को एक फोर्स देगी इस तरफ, ये हो गया रिएक्शन पेयर इसका R। थोड़ा सा डायग्राम चेंज हुआ है। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इस R के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा, लीजिए R cos थीटा, अगर ये थीटा एंगल है, और ये R sin थीटा, R sin थीटा। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में, मेरी बात समझना, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो जो कौन सा कंपोनेंट, जो कॉस कंपोनेंट है R cos थीटा, इसको 0 होना पड़ेगा। इसको, ये 0 तभी होता है जब थीटा क्या हो, इसका मतलब यहां पे जो थीटा ये फोर्स लग रहा था वो कैसा लगना चाहिए, 90 डिग्री लगना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री लगता है तो लिक्विड क्या होगा, किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। किस पे होगा? फटाक से स्कैन करके पढ़ डालो, एक लाइन में, कुछ नहीं है। बुक्स निकालो, अब फटाफट पढ़ो, कंसिडर एक पढ़ डालो, खत्म। कहाँ है बुक? पढ़ ली हो तुम? पढ़े हो ना? ठीक है। तो पहला यही है, कुछ खास नहीं है, जितनी बातें ये सब वही लिखी। कंसिडर लिक्विड contained in a vessels in a equilibrium state of rest as shown in figure 10.1. Suppose liquid exert a force F on the bottom of surface in an inclined direction of OA. हम बहुत कम लिखेंगे, तो अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर चैप्टर खींच जाएगा, तो बुक से हम जल्दी खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक आता है आपका प्रेशर। अच्छा, जो जो टॉपिक पढ़ेंगे केवल आप ऐसा वैसा उतना ही हाईलाइट करेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें दी हैं जो आपकी नॉलेज, पढ़ना तो पढ़ लो, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, पढ़ना है पढ़ लो, बट वैसे हमको हाइड्रोलिक ब्रेक समझाने के लिए पूरा वर्किंग। अच्छा ठीक है। तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम बहुत छोटे समय के लिए ले लें और बहुत छोटे से एरिया के लिए ले लें तो लिमिट दिया गया है ना, dF/dt। तो फोर्स आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ dF/DA।
इसमें क्या है, एरिया फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, या एरिया बहुत छोटे समय, डेल्टा ए टेंस टू 0। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें एक टॉपिक ये आएगा इस बार, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप डेंसिटी कंपेयर करते हो वाटर के साथ, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस? पानी का ना एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, देखो गर्म होता है तो कोई चीज क्या होती है, एक्सपेंड होती है। 0 से 4 तक पानी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, 0 से 4 तक पानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और 4 के बाद वो एक्सपेंड होती है, 4 के बाद वो, इसीलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। इसीलिए हम टेम्परेचर 4 डिग्री लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर हम लोग 4 डिग्री। तो अगर हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी, इसकी कोई सिंबल है नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अगर हम मेजर करें वाटर के डेंसिटी के साथ एट 4 डिग्री टेम्परेचर, एट 4 डिग्री टेम्परेचर, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, शायद ग्रेविटेशन में किसी में आया था, रोटेशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाती है और आपको अगर डेंसिटी निकालनी है, हाँ ग्रेविटेशन में था, तो एक क्वेश्चन के पार्ट में था, तो मैंने बोला था 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 10⁻³ kg मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना। मान लो इसको मैं देता हूँ रो डब्ल्यू, क्या देता हूँ, रो डब्ल्यू, ये है रो ओ ऑब्जेक्ट है ना। तो आपको अगर रो ओ निकालना है तो क्या करोगे, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब ग्रेविटेशन में क्वेश्चन है बीच में, वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, मास बनाना था हमें, तो हमने कहा 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना उसमें, तो वो यहां से कॉन्सेप्ट था। अब शुरू होगा टॉपिक सिलेबस, दैट इज पास्कल लॉ। यहां तक कुछ नहीं है, यहां तक 9th क्लास है, ठीक है। शुरू होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, तो जो भी हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये सब के सब पास्कल पे काम करता है। पास्कल ये कहा, अगर एप्लीकेशन की बात करें पास्कल के बारे में, तो जैसे हमारे पास ऐसा एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसा एक कंटेनर है। आप ये देखो, ये एरिया ज्यादा है, एरिया एक ज्यादा, मान लो यहां पर फोर्स लग रहा है आपका F1, हाँ अच्छा, अब ठीक है। और ये देखिए एरिया कम है A2, तो अगर आप यहां पे फोर्स लगाते हो, मतलब यहां पे जो प्रेशर जनरेट होगा F1/A1 वो सेम होगा यहां पर जो जनरेट होगा। तो जैसे मान लो, या रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स, यहां पर जो फोर्स लगा रहे हो मान लो F2, यहां पर प्रेशर बना P2, ये सेम होगा जो यहां पर बनेगा P1। तो हाइड्रोलिक में क्या करते हैं, यहां पे हमने अपना ट्रक वगैरह खड़ा कर दिया, ट्रक वगैरह खड़ा कर दिया, इसको अपलिफ्ट करना है, तो बहुत थोड़ा सा ही फोर्स लगाना होता है, बहुत थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे, उसके इक्विवेलेंट प्रेशर जो बन रहा है वो यहां पे लगा और ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन इसी तरह से काम करती है। ये पास्कल का नियम, पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हो, इसमें ट्राइंगल प्रिज्म लिया गया है, और अगर आप इसको एक कंटेनर में रख देते हो जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है, तो इसके कितने 3 फेस हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो ये एफ है तो पी ए, इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए बी है पी बी, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज पी सी, सी सरफेस पे, ये तीनों बराबर हो, ये तीनों, ऐसा पास्कल नियम कहता है। क्या कहता है पास्कल, इसको थोड़ा सा प्रूफ भी है, डेरिवेशन हल्का सा 2 लाइन का है। पास्कल लॉ कैन बी प्रूव, यहां पे पास्कल 3 पॉइंट्स है, पढ़ लो एक बार। 10.6 है, पेज नंबर 4। तुम्हारे में चैप्टर केटीजी खत्म चल रहा है, फिर भी पीछे 2 चैप्टर तुम्हारे स्कूल से।
इसका स्कूल आगे चल रहा है, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? तुम्हारे स्कूल से एक चैप्टर पीछे, तुम्हारे स्कूल तो पीछे है। तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा तो बहुत ही पीछे है। द प्रेशर एक्सर्ट एट एनी पॉइंट ऑन अ इनक्लोज लिक्विड, वर्ड याद रखिएगा इनक्लोज लिक्विड। इनक्लोज लिक्विड, ये भी देखो इनक्लोज्ड है, पानी जिसके अंदर भरा होगा वो बंद है, अगर हल्का सा भी खुला होगा तो निकल जाएगा पानी। यहां से भी ये एयर टाइट कंटेनर है, यहां से भी पिस्टन वाला फॉर्म है ना, जैसे वो सिरिंज आती है ना, बस हाँ प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे वो सुई आती है वो पिस्टन, एयर टाइट कंटेनर है, यहाँ पे कोई हवा नहीं है, लिक्विड भरी है, तो यहाँ से ये ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। The pressure exert at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in the all direction। तो जो भी प्रेशर यहाँ से बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर आपका 10,000 पास्कल बना, क्या बना 10,000 पास्कल। पास्कल यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, और अगर डायमेंशन से जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन मीटर, तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो जितना यहाँ से बना वो उतना ही यहाँ पर ट्रांसफर, हाँ 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है F अपॉन A। इसका डायमेंशन बनाना सीख लेना, नीट में आता है, इसका डायमेंशन आ चुका है एग्जाम में। द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड ऑन ए इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये हमें पता है वैसे भी लिक्विड या फ्लूइड जो वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, बट हो सकता है कोई साइंटिफिक ऐसा फ्लूइड बना दो जो कंप्रेसिबल हो जाए, वहां पे पास्कल वैलिड नहीं है। लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। The pressure in a fluid is at rest is same at all point if we ignore gravity। अगर ग्रेविटी को हम हटा दें तो हर पॉइंट पे जहां भी आप प्रेशर कल देखोगे, जहां भी मेजर करोगे, प्रेशर मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, बैरोमीटर वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट है, आपको हर जगह पे प्रेशर सेम मिलने वाला है। इस बात को साबित करने के लिए नीचे प्रूफ दिया गया है, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। क्या है ये प्रूफ? प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। तुम भी देवी के स्कूल से नोट्स मंगा के मेरे को शेयर कर देना, ठीक है? किसी पास तो होगा ना जिसने लिखा होगा, पॉइंट्स देखने मेरे को क्या क्या पढ़ाया गया। तो यहां पर चूंकि प्रिज्म है तो हमारे पास 2 फेस होंगे ना, प्रिज्म है तो एक ये होगा, एक इसके पीछे वाला फेस होगा, ऐसे कुछ बन जाएगा मेरे से। ई हाँ नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं। तो ये इसके फेस है, ठीक है? ये आपका पहला फेस है, ये आपका ए फेस, ये बी फेस और ये सी फेस। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे। एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, या कह लो फेस है ए बी सी एलिमेंट, और है आपका डी ई एफ बैक साइड वाला। इसमें राइट एंगल प्रिज्म, अभी देखो इसमें जो एफ बी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है ये वाला एफ बी, ये किसी भी सरफेस पे इंक्लाइन फोर्स है। क्या है? इंक्लाइन। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है? इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला थीटा वाला कंपोनेंट यहां पर आएगा आपका एफ बी कॉस थीटा, ठीक है? और इस तरफ क्या आएगा आपका एफ बी साइन थीटा। ये आपका एफ बी फोर्स है, ठीक है? आपको समझ है 90 यहाँ पे एंगल कैसे शिफ्ट हुआ, कोई बता सकता है? ये थीटा, ये वाला ये थीटा हुआ, ये क्यों नहीं थीटा हुआ? नहीं, ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये मुझे बताओ कि हमने जब इसका एफबीडी बनाया, इस फोर्स का इस फेस पे लग रहा है, कौन सा फेस है? ये जो फेस है ए डी एफ सी ए, इस फोर्स पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, नाम है उसका एफ बी, क्या नाम है? एफ बी। उसका कंपोनेंट हमने बनाया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया, तो थीटा जो लिया है वो वर्टिकल के साथ लिया, क्यों? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है, मैं भी सोचूंगा थोड़ी देर में, बताओ ना क्यों हुआ। ये फेस है ना, ये फेस है, इस पे एफ बी लग रहा है, तो इसका हमने एफ बी डी बनाया। क्या बनाया? एफ बी डी। इस एफ बी डी में जब इसका मतलब हमने इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसके 2 वेक्टर बनेंगे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जब मैंने इसका बनाया कंपोनेंट, तो थीटा मैंने इस तरफ ही क्यों लिया, नीचे वाला कंपोनेंट थीटा क्यों नहीं लिया? मैं अगर इसको थीटा लेता तो एफ कॉस थीटा इधर आ जाता, क्यों लिया? कुछ हो कहीं से तो होगा, ज्योमेट्रिकली चीज है।
नहीं, पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बताते हैं कैसे लगेगा। ये जो थीटा है ना, ये एसोसिएटेड है, तो अब उसमें अगर मैं इस तरह से इसको अगर कर दूंगा, दिमाग काम नहीं कर रहा, सोचो सोचो सोचो। इसमें नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है, ये तो हमें खुद सोचना है, ज्योमेट्रिकली चीज है, सोचो तुम। बताओ। वैसे तो याद कर लेना अलग बात है, बट हमें पता होना चाहिए कि हुआ कैसे है। ये थीटा है अगर, ये कुछ ज्योमेट्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से कुछ बनेगा, बट ये थीटा बनेगा ना फिर। याद कर लिया देविक तुम ना, देविक ने याद कर लिया था, है ना। सभी लोग याद ही करते हैं, बट याद नहीं करना है, सीखना है कि आया कैसे थीटा ये। देखते हैं कैसे आएगा ये आपका पैरेलल लाइन, ये थीटा, एक काम करते हैं थीटा ना 30 डिग्री लिख लेते हैं, है ना। तो ये 60 हो गया, 90 माइनस थीटा होता है ना, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा 90, तो 90 60 और ये ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रायंगल बनेगा, ये कितना होगा 30, है ना, ये क्या होगा 30, तो जब ये 30 ये भी 30, तो वही है यहाँ पे थीटा लिया गया है। ये बुक में कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है, क्या है ज्योमेट्री, पता तो नहीं चलिए थीटा हम क्यों ले रहे हैं, हम इसको भी तो ले सकते थे, हमने इसको जब लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता कॉस थीटा था, क्या था कॉस थीटा, समझ आया। मैंने कुछ तो सोचा है, क्या सोचा है पता नहीं, भगवान जाने, कुछ सोच के तो किया है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कि कैसे थीटा आया मेरे को सब। अब आपके पास, अच्छा जो ये देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो उस पर थ्रस्ट लगेगा, तो सारे फोर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर लगेंगे सरफेस पे, पर हाँ इंक्लाइन एंगल बना रहे हैं, बट सरफेस पे कैसा होगा वो परपेंडिकुलर गिरेगा। आगे बढ़ते हैं, पी ए पी भी हो गया कि सरफेस पे है, एंड करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स ऑन दिस फोर्स आर, यहाँ पे वर्ड लिखो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, एफ ए एफ बी एफ सी, एंड एरिया को मान लेते हैं ए बी ए, इसका एरिया मान लेते हैं ए बी, इस कौन सा बी कहां पे था, ये बी था ना, तो ये हो जाएगा ए बी, इस पे फोर्स कौन सा था ए, एफ ए, तो इसका एरिया मान लेते हैं ए, इस पे कौन सा था एफ सी, तो इस पे एरिया मान लेते हैं ए सी, ठीक वर्डिंग। अब देखना सर, हैज प्रिज्मेटिक एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये फोर्स लग रहा है इस तरफ एफ सी, इस तरफ है, तो एफ सी के बराबर एक फोर्स होना चाहिए, कौन एफ बी साइन थीटा, ये वाला फोर्स इस पॉइंट पे ऐसे तो लगेगा, इसको ये देखो ऐसे बना लो, ये आपका हो गया एफ बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, नहीं कैसे बेटा, ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है डाउनवर्ड फोर्स एंड एफबीडी। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन वाली, आपस में क्या होना चाहिए बराबर, या तो कैंसिल आउट कर जाए, कैंसिल आउट हो गए तभी तो इक्विलिब्रियम होगा।
तो एक तो ये हो गया सर आपका कि एफ सी जो है वो बराबर हो किसके, एफ बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एफ ए जो है वो बराबर हो किसके, एफ बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तो ये हो गए। अब एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर पे आ जाओ भाई। ओके, अब थोड़ा सा ट्रायंगल को समझो। ये कोई ट्रायंगल बना है 90 डिग्री, दैट इज ए बी सी, ये थीटा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है ए सी। यहां से साइन थीटा लिखना, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखो। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है, ये होता है। अच्छा, ए सी अपॉन, एक सेकंड, ए सी सरफेस जो है, हमने सरफेस तो सही लिया है ना, एक बार सरफेस पढ़ लेना। तो ए एफ ए फोर्स, पी ए फोर्स जो है वो लग रहा है बी ई सही तो लिखा है, ये ठीक है। ये वाला कौन सा फेस था, नहीं ये वाला कौन सा फेस था, ये हो गया आपका ए, ये सी, तो ये बी फेस था, है ना। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा ये फेस अपॉन परपेंडिकुलर फेस अपॉन हाइपोटेनस फेस, है ना। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, फेस ले रहे हैं हम लोग ना, साइड नहीं, ये साइड क्या फेस है ना। अच्छा, एरिया लिया हमने। हाँ एरिया, कॉस थीटा में भी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच ना, एरिया ऑफ ए फेस अपॉन एरिया ऑफ ए सी फेस, और वो है ए बी फेस। इसमें गड़बड़ कैसे ली, इसमें ना ए सी अपॉन ए बी और ए अपॉन, हाँ ठीक है सही है, हाँ ठीक है, ठीक है सही है। साइड नहीं है, क्या है, फेस लेना है, क्योंकि इक्वेशन किसके फॉर्म में है, फेस के फॉर्म में आएगा। हमें साबित क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब दिमाग में चलो, हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये कब आएगा, एफ ए अपॉन एरिया ए, एफ बी अपॉन एरिया बी, एफ सी अपॉन एरिया सी। तो ये तो फेस लेना पड़ेगा ना ये एरिया के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जितने इक्वेशन है इनका सारा थोड़ा सा तिकड़म बैठाओ। तो जितने इक्वेशन है हमारे पास, अब इनको हमें कुछ सेट करना। देखो यहां से साइन वाले से हमारा इक्वेशन बनेगा इस वाले से, साइन वाले से इससे हमारे पास इक्वेशन आएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और इस वाले से इक्वेशन आएगा हमारा ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दो यहां पर है और दो इक्वेशन यहां पे, 3 और 4, ठीक है। इन चारों को मैं एक जगह लिख रहा हूं ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए कुछ। तो देखो सर, देविक समझ नहीं आ रहा है, सीधे ब्लैंक, ठीक है बताता हूं मैं, है ज्योमेट्री ही ऑनेस्ट है। देखो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, एफ ए, एक सेकंड मुझे बस सारा लिख लूं मैं, कॉस थीटा, नहीं मैं बस लिख लूं सारा, ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा, और ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चारों जगह लिख लिया। अब ये सोचो कौन से दो इक्वेशन को हम डिवाइड करें तो फोर्स अपॉन एरिया मिले हमें। देखो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, है ना। तो जब इस इक्वेशन को और इसको आपस में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एफ ए अपॉन ए कॉस से कॉस, एफ बी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1। बचा ये वाला साइन वाला, है ना, ये इक्वेशन बचा साइन वाला, ये और ये, इनको भी आपस में डिवाइड करो, फोर्स ऊपर रहेगा एफ सी अपॉन ए सी, तो एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा, साइन से साइन कट गया। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इधर भी एफ बी इधर भी एफ बी, ए बी बराबर है। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2
क्या हमें मिल जाएगा एफ ए अपॉन ए ए, एफ बी अपॉन एफ सी सी? नहीं मिला है तो ट्रिग्नोमेट्री ना। हमें बस ध्यान देना था यहाँ पे कंफ्यूजन, हम जो कॉस का साइन ले रहे हैं उसमें हम साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं लेंगे, साइड ऑफ प्रिज्म लेंगे, सरफेस ऑफ प्रिज्म लेंगे। एक बार पूरा देखो फिर से, फिर बताता हूँ मैं देवी। शुरुआत कैसे हुई? जो देखो ये जो मैंने समझाया है, एक बार 2 मिनट लगेगा, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, तुम्हें वर्डिंग में मिल जाएगी। पढ़ो बताएं। शुरुआत करोगे यहाँ से, हैज सोन इन फिगर 10.3। बुक कहाँ है तुम्हारी बेटा? ये गलत बात है, पापी गुड़िया नहीं बनो, है ना। वो झोला लेके चली आती, सोचती थी मेरे को आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, बुक तो चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। 20,000 8,000 रुपये में बन रहा है, सही है। पैम्पलेट बनवा रहे हैं नेक्स्ट सेशन तो आएगी अब। वही पोस्टर पैम्पलेट ही बन रहा है, देखो तो कोटेशन निकाला मैंने, ये देखो कोटेशन निकाला मैंने, ये देखो सनपैक का आया है, सारा कोटेशन मंगाया मैंने वहाँ पे रमेश नगर का। विकास सर ने लिखा है अभी बनवाए या जैन में, सर ने बोला अभी बनवाए या जैन में, तो जैन में ही बनवाते हैं ना। तो मतलब बन गया। नहीं अभी लगा कोई फायदा नहीं, कोई आया ना, बच्चे ही नहीं आएंगे, उतर जाएंगे बिजनेस। केक खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया ना केक। यार विकास सर ने धोखा दे दिया, मैंने कहा था केक के लिए। आज कौन सा डे है? हाँ तो आज केक नहीं आ सकता ना, अंडे पड़ते ना उसमें। हाँ मैं विकास सर को बोलता हूँ, ये धोखा दिया सर ने। ये डेरिवेशन करो पास्कल का, ये पढ़ाया कराया गया होगा। केक में दिमाग से एनसीईआरटी में प्रूफ है। पहले मुझे लगा कि प्रूफ सिलेबस में नहीं है, तो जब मैंने इसको पढ़ाया कल मेहर को, तो मैंने कहा एनसीईआरटी ओपन करके बैठते हैं, तो एनसीईआरटी में प्रूफ है। Hence pressure exert in the same all direction। अच्छा अब तुम बताओ। हाँ अरे विकास ने काट दिया, देखो ना, कॉल एंडेड, कॉल एंडेड। अरे दिमाग, हाँ बोलो ना सर। अभी बताता हूँ मैं, ये मैं वापस बताता हूँ चीजें, मेरे को ये जानना। चलो एक समझ गया तुम, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा बता भाई, तुम्हें क्या नहीं समझ आया इसमें? तो ये समझ लिया कि ए बी और ए सी लेना किसको? अभी बता देता हूँ। सर एसी थोड़ा इधर करो। बस सही है, अब ज्वाइन कर दो सारे, कॉर्नर ज्वाइन कर दो तीनों। हमने सारी साइड इक्वल प्रूफ कर दी। आ गया। बात ये है सर, ये वाला जो है सरफेस सी है, क्या है? सरफेस सी है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ सी, इस पे जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा पी सी, और इसका जो एरिया लिया गया वो ए सी। ठीक है, समझ गए? सिमिलरली ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला, इस पे जो फोर्स लग रहा था वो था आपका एफ बी। इसका जो एरिया वेक्टर है या एरिया बोला जाए वो है ए बी, इस पे जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा पी बी। सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला बेस है प्रिज्म का, ये इस पे जो लग रहा है वो लग रहा है एफ ए, हाँ ए। इसका जो एरिया है वो है ए ए, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा पी ए। पास्कल नाम के हिसाब से पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन से फेस के लिए? ए फेस के लिए, ये बी फेस पे और ये सी फेस पे। ये साबित करना था हमें। फिर से बताएं। ठीक, ये थीटा है, तो जब हम एंगल जब ले थे साइन थीटा, तो एक्चुअली बन रहा था ये साइड, बट हमें साइड नहीं लेना, हमें फेस लेना है। क्या लेना है? फेस। तो ये पूरा फेस लिया जाएगा, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि 3D में होता है ना,
तो ये तो था पास्कल का डेरिवेशन। क्या था? पास्कल का डेरिवेशन। अब आइए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल। इसमें आपका पहला है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन में आपको समझाने की कोशिश की गई है, देखो कैसे। मेरा तो बस इतना ही आ रहा है। बस हाइड्रोलिक सबसे लिफ्ट और अब साइज हो गया तो सब चीज। देखो ये एरिया है ट्वाइस, ठीक है। ये नॉर्मल एरिया समझना, ये ए है, इसका डबल एरिया ये है, इससे कंपेयर करें, ये बेस है, और ये जो एरिया है ये A/2 है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल। अरे तू कौन सा लिफ्ट? फर्स्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाँ यही समझना। अब सुनो, वो दूसरा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, देखो इस पे जो फोर्स लग रहा था, इससे बेस कंपेयर करेंगे, F न्यूटन का, इस पे लग रहा है 2F का, और इस पे जो लग रहा है F/2 का। अब जानने वाली बात है कि इन तीनों सरफेस पे, मान लो ये आपका A1, 2 और 3, इन तीनों सरफेस पे प्रेशर सेम आएगा, प्रेशर सेम आएगा। जैसे यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर होगा 2F/2A, यानी F/A, P1। P3 की बात करेंगे तो इसमें F/2/A/2, ये भी क्या आ गया। अगर हम बात करें P, इसको 2 लिखना चाहिए था, 1 की बात करें, ये हो जाएगा आपका F/A। तो हर पॉइंट पे देखो प्रेशर सेम मिल रहा है। ये हो गया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पास्कल का। इसके पहले मैथमेटिकल वाला था। इसके एप्लीकेशन पे आपका काम है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल। इसमें पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। दोनों का वर्किंग मॉडल पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आसान है क्योंकि ये उतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, गाड़ियों में जो ब्रेक होता है, कार वगैरह में जो ब्रेक होती है, उसका डिजाइनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें देखो क्या क्या लगा हुआ है, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक शू, व्हील, और यहाँ पे पिस्टन लगा। हाँ बोलो ना सर। पिछले वाले डायग्राम से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? वैसा कुछ है क्या? फोर्स, क्योंकि सर देखो, फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? देखो प्रेशर क्या है, F/A। अच्छा हाँ ये कहना चाह रहा है, ठीक है, P/A। हाँ हो सकता है, लेकिन फिर जब नहीं, हाँ ठीक है, प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे तो एरिया इनवर्सली होता है। क्या होता है? इनवर्सली। फिर वो फोर्स भी ज्यादा आएगा, फिर एरिया भी ज्यादा आएगा, क्योंकि हमेशा इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। अगर अलग अलग सिनेरियो में कर रहे हो, P1A1 = P2A2, अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो। कहाँ चला गया? हाइड्रोलिक में एक बार देख लो क्या है ये, पढ़ लो, कुछ नहीं खास, केवल रीडिंग से समझ आ जाएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक नहीं लाए ना, ये लो। तो हाइड्रोलिक वाले में कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी जो जैसे आपका ये है ना, इस तरफ एरिया, उधर लोड है, लोड मतलब उसमें मैंने ट्रक गाड़ी जो भी है रख दी, तो जो प्रेशर यहाँ पे करूँगा फर्स्ट एरिया ए के लिए, उतना ही प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। बात इसकी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि
हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है वो समझाओ मेरे को। उसके लिए मैं चाह रहा था कि समय निकाल के इसका एनिमेशन देखा जाए हाइड्रोलिक ब्रेक का। तो भी लगा दो उसको। तो देखो इसमें ना एक फॉर्मूला आया है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में, फोर्स इज इक्वल टू आया है लोड की तरफ। फॉर्मूला है आपका A अपॉन स्मॉल a इंटू एफ। स्मॉल a है एरिया सेकंड अप्लाइड का, और स्मॉल f जो है वो है अप्लाइड फोर्स। क्या है? ये तो आउटपुट फोर्स है ना, इसको इनपुट फोर्स कर लेते हैं। इसमें एक चीज ये है कि अगर कैपिटल A ग्रेटर देन है स्मॉल a से, जो कि है, तो जो कैपिटल फोर्स आएगा वो भी ग्रेटर देन होगा स्मॉल f से। ये रेशियो सेटिस्फाई करने के लिए, रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये दो ऑब्जेक्ट में उसमें होगा ना, दो चीज के रिस्पेक्टिव में होगा। हाँ, इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में होगा, इसी पे। अब हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है देखते हैं, इसका एनिमेशन। लिक्विड की मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जीरो होती है या फिर जीरो से मतलब थोड़ी ज़्यादा? किस लिक्विड की? तो डिपेंड करेगा लिक्विड पे। मेरे वो पेपर में अच्छी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसमें चार ऑप्शन थे, इन्फिनिटी, जीरो, यूनिटी और जीरो से मतलब थोड़ी सा वैल्यू। जीरो तो गैस की होनी चाहिए ना। ये देखना पड़ेगा यार। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब होता है चेंज ना होना, रिजिड है ना। तो अब उसमें कोई भी मॉडल, तीनों में से कोई भी हो सकता है, कंप्रेसिबल। अब लिक्विड पे हमें देखना पड़ेगा। हाउ डू हाइड्रोलिक ब्रेक इन कार एंड लाइट व्हीकल वर्क इन 3D एनिमेशन। 3 मिनट का है और 1 मिनट का ये है, यही देखते हैं पहला। हाइड्रोलिक काम कैसे करता है, इसके लिए हमें वॉइस म्यूट कर देना होगा ताकि अब हमारे पे
through a lever system. The other end of tube is connected to the wheel cylinder which has two piston P1 and P2. यहाँ से ट्यूब की ओपनिंग है जहाँ से लिक्विड ऐसे एंटर करेगा, और यहाँ पर आपका वो रिंग है मतलब टायर, और यहाँ पर भी दो पिस्टन लगा हुआ है P1 एंड P2। ये पिस्टन क्या करेगा, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ब्रेक लगती है। यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स ट्रांसफर होगा पास्कल के नियम के अनुसार। हाँ, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कैसे ये पूरा चीज ट्रांसफर हो रहा है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, रिलीज हो सकता है, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिम को ये पकड़ लेगा जिससे कि ब्रेक लगेगा। तो पूरा ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है ये। तो कंस्ट्रक्शन समझ के पूरा, द पिस्टन P2 and P are connected to brake shoes S1 and S2 respectively. The area of cross section of wheel cylinder is larger than the master cylinder. यहाँ पर जो एरिया है ना इसका, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू मास्टर सिलेंडर का। वर्किंग पढ़ते हैं। When the pedal is pressed, its lever system push the piston P into the master cylinder. The pressure is transmitted through the oil to the piston P1 and P2 in the wheel cylinder in according with Pascal law. कृपया करके किताब देखिए आप लोग भी। The piston P1 and P2 are pushed outward and brake shoe get pressed against the inner rim of the wheel. Retarding the motion of wheel has the cross-sectional area of wheel cylinder is larger than the master cylinder. A small force applied to the pedal produce large retarding force. When the pedal is released, the spring pull the brake shoe away from rim. स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग क्या करेगा, ब्रेक शू को अलग कर देगा जिससे कि पिस्टन रिलैक्स मोड में आ जाएगा। द पिस्टन इन बोथ सिलेंडर मूव आउटवर्ड एंड देयर नॉर्मल पोजीशन एंड द ऑयल इज फोर्स बैक इनटू द मास्टर सिलेंडर। जैसे ही आप पैर हटाओगे तो जो ये ऑयल यहाँ से आगे गया था पिस्टन और सिलेंडर में, वहां से वापस वो मास्टर सिलेंडर में आ जाएगा जिससे कि ब्रेक हट जाएगा। एडवांटेज क्या क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक के, द मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिट इक्वल रिटार्डेटिंग फोर्स ऑन ईच व्हील। दोनों टायरों पे जो फोर्स लगेगा या फिर जो प्रेशर जनरेट होगा वो बराबर होगा टायरों पे, रिम पे मतलब। स्मॉल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो पेडल पे, बट इंपैक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो कुछ नहीं, इसको बस आपको पढ़ के लिखना आना चाहिए कैसे लिखते हैं इसको। हाइड्रोलिक क्या है ये, हाइड्रोलिक ब्रेक है। दो चार वीडियो और देख लेना कैसे काम करता है 3D में। मैकेनिक तो हम लोग हैं तो ही ना, बन जाएंगे। लेकिन यही तक आ रहा तुम्हारे में, एक और आ रहा तुम्हारे में। तुम्हारे में आ रहा है टॉपिक, नाम है उसका हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, वो भी आ रहा है। अगला है आपका 10.8 प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड कॉलम। देखो टॉपिक का नाम है, सब आ रहा है 3 तक आ रहा है, अभी है 2-4 टॉपिक। तुम्हें तो बताइए थी पैराडॉक्स तक आ रहा है ना। हाँ कुछ नहीं है, बताता हूँ मैं। प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड कॉलम, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास, जैसे हमने लिक्विड कॉलम एयर का भी पढ़ा था, है ना, एक छोटी क्लास में था, टोपी पहनते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। वैसे ही यहाँ पर एक हम लिक्विड कॉलम या ट्यूब समझ लेते हैं जिसकी हाइट h है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एरिया यहाँ पर सरफेस का a है। तो जो सरफेस के ऊपर प्रेशर लगेगा वो लगेगा आपका रो h रो g। कहाँ से आया देखो, वेट क्या होता है आपका mg, वेट होता है mg, और मास होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सोना नहीं है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और डेंसिटी आपका क्या, रो, और ये आपका जी। इसको थोड़ा सा अरेंज करा जाए तो AH रो जी, ये आपका वेट आ गया। क्या आ गया, वेट। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट वेट हो सकता है, क्योंकि वही फोर्स होता है वही। तो आपका क्या हो जाएगा, AH रो जी अपॉन एरिया ए से ए कट गया, तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया H रो जी। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम या हाइट ऑफ कंटेनर, कितना पानी हमने भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये है बॉटल, हमने यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो यहाँ तक सरफेस से यहाँ तक हाइट नाप लेंगे। तो इस पानी की वजह से जो, हाँ इस पानी की वजह से जो प्रेशर लगेगा सरफेस पे वो इतना लगे। हाँ बोलो ना। एक और फॉर्मूला होता है P = P0 + ρg। ये कहाँ पे है,
हाँ हाँ, वो तो एटमॉस्फेरिक के लिए होगा, कह रहे होगे। हाँ बोलो ना। एक कब यूज होगा, वो कब यूज होगा? पता नहीं यार, अभी बताता हूँ मैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो क्या बोले फिर से, P इज इक्वल टू P नॉट, P नॉट P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H2। मैं अभी मरने वाला हूँ, बता रहा हूँ कब होगा उसी का। ये अभी जब हम पढ़ेंगे क्या नाम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसको उठाकर हम किसी चीज में डुबो देंगे तब लगेगा। तो अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर फ्लूइड, वहां पे आ जाएगा। P नॉट इज इक्वल टू, बताओ, PA, P इज इक्वल टू हाँ P इज इक्वल टू, P नॉट हाँ प्लस रो H। हाँ ठीक है, P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एट, डेप्थ H। ठीक ठीक, ये समझ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो गॉस प्रेशर। ठीक है। बता, ये आपका क्या है, नॉर्मल हमने बाहर रखा हुआ है या किसी सरफेस के अंदर हमने इसको इमर्ज नहीं किया, यहाँ पे कहीं पे एटमॉस्फेरिक का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। इसी का आगे का एक स्टेप होगा आपका एटमॉस्फेरिक वाला, तो वो हम आते हैं अगला टॉपिक 10.9 आएगा वहीं पे, टेंशन। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फ्लूइड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर ऑन। अब क्या करना है, जो हमारा ये लिक्विड कॉलम है या जो भी कुछ भी जिसके अंदर पानी है, इसको हम किसी चीज में डुबो देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, ठीक है, किसी और में। हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, टेक अ कंटेनर, हैज शोन इन फिगर 10.8, कंसीडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन अ कंटेनर। अच्छा ये भी समझ लो, ये जो कंटेनर है ये वर्चुअल हम विजुलाइज कर सकते हैं कि पानी के अंदर पानी का बना हुआ एक कंटेनर हो सकता है ना, ऐसा समझ सकते हैं ना, वाटर के अंदर एक कंटेनर बना हुआ पानी जैसा। Has shown in figure, consider liquid at rest in a container. The liquid pressure must be small, is be same at all point, which are at the same depth. अगर हम इस डेप्थ पे चेक करेंगे किसी, क्योंकि H पे डिपेंड करता है ना हमारा प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, H रो G, तो H पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे प्रेशर, इस पॉइंट पे कहीं भी चेक करोगे तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि H पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी तो सेम रहेगी और ग्रेविटी भी सेम रहेगी, वेरी क्या करेगा, H। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा क्योंकि हाइट बढ़ गई यहाँ पर, तो यहाँ का प्रेशर सेम नहीं होगा। वो इसी चीज को साबित करना हमें। इमेजिन अ सिलेंडर एलिमेंट, एक सिलेंडर एलिमेंट हमने पानी के अंदर पानी का ही सिलेंडर एज्यूम कर लिया, हो सकता है ना ऐसा, पानी के अंदर हमने पानी का एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया जिसके दो फेस है। इस पे फेस 1 पे आपका P1 प्रेशर लग रहा है, फेस 2 पे P2 प्रेशर लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये सिलेंडर कहीं मूव नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, मान लेते इस पे जो फोर्स है वो है F1 और इस पे जो फोर्स है वो F2। और एक चीज और, इसका कुछ वेट होगा, इस पूरे वाटर का, इस पूरे वाटर का कुछ वेट होगा, वो होगा mg, यानी नीचे की तरफ दो चीज लग रहा है, F1 प्लस mg, जो बराबर होना चाहिए F2 के। किसके, हाँ वो तो F1 से ही प्रोड्यूस हुआ ना, वो तो देखो अगर मैं लिखूंगा, सुनो, P1 जो होगा वो होगा आपका F1 अपॉन A, एरिया सेम है, ठीक है, एरिया सेम है। P2 जो होगा वो होगा आपका F2 अपॉन A, तो F1 जो होगा वो होगा P1A और F2 जो होगा वो होगा P2A। यहां तक ठीक है। अब देखो ये जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया है, ये जो सिलेंडर हमने पानी के अंदर एज्यूम किया, ये भी खुद पानी का ही बना हुआ है। इसका वेट भी तो होगा एक पूरा W, और वेट कितना होगा, mg इसका वेट होगा। अच्छा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने माना कि ये सिलेंडर की हाइट है h और एरिया है a, तो वॉल्यूम कितना होता है, AH रो जी। ये आज का थके हो भैया, आज तो मैथ की भी क्लास नहीं थी। हाँ अच्छा, नहीं इसकी नहीं होगी ना, मैथ हुई थी तुम्हारी, नहीं ना। हाँ, तो W इज इक्वल टू AH रो जी, ठीक है। यहां तक यहां तक बताना ठीक है। वेट, अब सुनो, अगर मैंने कहा ये जो लिक्विड का सिलेंडर है ये जहां पे रखा हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम का केस है, क्या है, इक्विलिब्रियम का। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो टोटल डाउनवर्ड देख लो, टोटल अपवर्ड देख लो, दोनों को क्या करो, बराबर करो। तो डाउनवर्ड में लग रहा है आपका F1 और वेट लग रहा है, और अपवर्ड में लग रहा है F2, ठीक है। तो F2 माइनस F1
ये ही तो आपका बॉयंसी वेट भी होता है, डिफरेंस ऑफ फोर्स, ये W हो गया। अब देखना सर, ये हो जाएगा P2A माइनस P1A इज इक्वल टू AH रो जी, P2 माइनस अभी P1 इज इक्वल टू हो गया H रो जी। अब समझना, अगर हम ये मान लें कि जो पहला फेस है वो हवा में है, क्या है, कौन सा है, अगर हम ये करें सपोज इफ P1 जो है वो हवा की वजह से लग रही है, किसकी वजह से, तो उसकी जगह पर जो ये नॉट बोला उसकी जगह पर मैं ए लिख रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और P2 सरफेस पे जो लग रहा है उसका प्रेशर का नाम दिया मैंने P। जब मैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटेन करूंगा तो अब जो मेरा प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा PA प्लस H रो जी, जो तुम P नॉट बोले हो, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, पढ़ के देख लेते हैं। इफ वी शिफ्ट पॉइंट 1 टू द लिक्विड सरफेस विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सरफेस है ये हवा के सरफेस से टच में है, क्या है, टच में है, एयर के या एटमॉस्फेयर से। तो यहां पर कौन सा प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर लगाएगा PA, और जो लिक्विड लगा रहा होगा उसका नाम दे दिया केवल P हमने। तो उस केस में जो हमारे पास आएगा वो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द हाइट ऑफ कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू हाइट ऑफ कॉलम H रो, ये फॉर्मूला पुश करता था, ठीक है। पुश आगे नीचे पढ़ लो सारी बातें जो लिखा है। वी कैन नोट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट, अच्छा अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो इसको नीचे डाल दिया, इसको जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो, तो उस केस में आपका प्रेशर कितना आ जाएगा, H रो जी, आ गया। वही सारी बातें आगे लिखी हुई हैं। एट द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और सेम डेप्थ, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड ऑन द H। थर्ड पॉइंट, द एब्सोल्यूट प्रेशर P टोटल जो आया है, एक्चुअल प्रेशर एट द डेप्थ H बिलो द लिक्विड सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो डिफरेंस हो रहा है यहां पर, ये दो वैल्यू घट रही है, दो वैल्यू घट रही है। अब P2 में से P1 घटाया जा रहा है, यानी P बड़ा होगा और एटमॉस्फेरिक छोटा होगा, यही होगा ना, P माइनस PA होगा, यानी ये वैल्यू छोटी होगी, P इज ग्रेटर देन PA। P को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं और PA को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ H इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ना किसी हाइट पे, किसी भी हाइट पे, मत सोया करो यार, मेरे को नींद आ जाएगी। P, अरे इसको देख के मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। तुम रेड बुल नहीं पीते हो क्या भाई? गॉज प्रेशर डिफरेंस जो आया, केवल ये जो वैल्यू आई वो किसका है, P माइनस P आई, इसको हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड द क्रॉस सेक्शन। इस पूरे फॉर्मूले में जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें एरिया नहीं है, इसका मतलब प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। एरिया डिपेंड कर रहा है तीन चीज पे ना, एक तो हाइट पे, डेंसिटी पे और इस पे ग्रेविटी पे। अगर इफ वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हम मान लेते हैं G जीरो हो गया, लेट्स सपोज, नहीं हाँ सब कुछ जीरो, तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, P2 इज इक्वल टू P1। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स क्या है मैं समझा देता हूं, आखिरी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। देखो हमने क्या किया ना, अलग अलग कंटेनर लिए, इस शेप का लिया, मैनोमीटर और बैरोमीटर की वर्किंग तो नहीं आएगी ना? पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, सब पढ़ा जाएगा, टेंशन ना लो। ये तीन तरह के कंटेनर है, ठीक है। इसमें पानी भी अलग अलग अमाउंट का भरा हुआ है, मान लो इसमें 10 लीटर है, इसमें 9 लीटर, इसमें 8 लीटर पानी है, इसमें 10 लीटर पानी है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, इसमें 9 लीटर पानी है और इसमें 8 लीटर पानी है। अगर हम एक कॉमन देखो एक सरफेस पर रखे हैं, ये सरफेस थोड़ा ऊपर खाबड़ बन गया होगा, बट इनका ना फ्लैट सरफेस है, एक ही उस पर रख दिया गया है। अगर हम किसी एक पॉइंट पे जो कि सरफेस से लेट से 2 मीटर पे है सभी के, उस पे अगर हम प्रेशर मेजर करें तो सब पे सेम पास्कल आएगा। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। तो ये जब पढ़ोगे तो इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, देखो मीटर लगाया है, तो किसी सर्टेन हाइट पे हमने नापा, यहाँ पे भी 10 पास्कल आया, यहाँ भी 10 पास्कल आया और यहाँ पर भी 10 पास्कल। तो ये कंक्लूजन निकला कि प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करती है, कितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है हाइट पे। किस पे डिपेंड करती है,
हाइट पे। ये है आपका उसके बाद देखो 2-3 चीज़ है, मरकरी बैरोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर तुम एक बार पढ़ोगे तो भी समझ आएगा, वैसे मैं बता भी दूंगा, अगली क्लास में यहाँ पढ़ेंगे। फिर भी अपने जहाँ तक पढ़ाया है, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो वॉश आउट हो जाएगा। टॉपिक 10 तक घर से एक बार रीड करके, आधा घंटा लगेगा, रीड करके आना, क्योंकि अब जो भी आगे वाले चैप्टर्स होंगे वो हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। बोलोगे सर भगा रहे हैं, नहीं भगाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी देखो बता चुका हूँ। नहीं, मैं दिखा देता हूँ। सिलेबस कराने के लिए मेरे को कितनी क्लासेस चाहिए बता दो, मिटाया तो नहीं था मैंने, जहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। सिलेबस कराने के लिए जितनी क्लासेस चाहिए उससे आधा क्लास है मेरे पास। हाँ, वो कहीं चला गया है, आने से पहले समझा रहा था मैं। हाँ, क्लास कंप्लीट कराने के लिए 42 क्लास चाहिए ऑफिशियली मेरे को, अरे मतलब रिक्वायर्ड है सिलेबस कराने के लिए। ऑफिशियली केवल 26 क्लास मिलेगा मेरे को, ठीक है। प्लस उसमें पुराना भी कराना, नया भी कराना है। समय हमारे पास केवल 70 दिन है, ठीक है। नवंबर में 10 दिन, दिसंबर में 30 दिन। उसमें कहीं शादी में जाना होगा, कहीं पे बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ सिचुएशन जानता नहीं है। एक आध ट्रिप अभी और लगेगी देवी की। अब तो आखिरी हो गई, अब तो नहीं जाना होगा, अब सीधे फाइनल के बाद। अभी गया ही नहीं बता, फाइनल के बीच में रिकॉर्डिंग रोक देना। अब देखो जाना, देखा